रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में अमन अमान कायम हो सकेगा या नहीं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन साहब। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन निसार साहब, और जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एक बार फिर लियाकत बलोच साहब की जाने चलते हैं। लियाकत बलोच साहब, आपने कहा कि कराची में अमन जो है वो अब एक बार फिर सवालिया निशान बनने जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत में आने के बाद, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? लियाकत बलोच साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? ख्याल हमारी लाइन ड्रॉप हो गई, एक बार फिर हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आसिफ हसनैन साहब, ये बताइएगा, लियाकत बलोच साहब जब कह रहे हैं कि कराची में अमन एक बार फिर सवालिया निशान बनेगा MQM के हुकूमत में आने से, तो उनका क्या मकसद हो सकता है कहना? शहजाद, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक लियाकत बलोच साहब ने इस बात का जिक्र किया कि MQM के हवाले से, मैं आपको उस तरफ भी लेके जाऊँगा कि कराची में रहने वाले जो लोग हैं तौर पर लोग ये जानते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, और जो कम से कम किसी दूसरे को अपने हाथ से या पत्थर से मारना तो दूर की बात है, किसी पर भी जो है वो इस बात की कोशिश कभी भी उन्होंने नहीं की कि वो किसी के साथ भी ज़्यादती करें। और इतने खौफज़दा लोग होते थे कि अगर किसी की एक FIR भी किसी मसले पे कट जाती थी तो आपस में घर में इख्तलाफात हो जाते थे कि जी हमारी औलाद जो है वो इस तरह की नहीं है, हमारा घराना इस तरह का नहीं है। आखिर वो वजूहात कौन सी थी? देखें, कराची में हो या इस पूरे मुल्क में, सबको इस बात का पता है कि तलबा तंजीमों में थंडर स्क्वाड की बुनियाद किसने डाली। इस कराची यूनिवर्सिटी और NAD और दीगर इदारों में जब MQM नहीं बनी थी, उससे पहले इस थंडर स्क्वाड किसका हुआ करता था और असले की नुमाइश कौन करते थे? जब MQM नहीं बनी थी तो 1966 में जब अय्यूब खान के दौर में इस कराची में पहली दफ़ा वायलेंस हुआ तो वो उस वक्त MQM का वजूद नहीं था। लोग इस बात को भी जानते हैं कि 1979 में जब आपने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में गलत गाइड किया हुकूमत को, जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत को, तो इस मुल्क में जो असले की बहुतात हुई वो किसकी वजह से हुई? आज लोग भूल नहीं गए माजी को, ये उसी सूरत हाल का नतीजा है कि कराची में कोई असला नहीं बनता रहा, कराची में कोई वायलेंस नहीं था। लेकिन 1979 के बाद जिस तरह कराची में यहाँ पर असला तेज़ी से आया, ग्रुप बने और उसके बाद ये सारी झगड़े और लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो इसकी बुनियाद तो यही सारी जमातें थीं, यही मजहबी और दीगर जमातें थीं जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली। आज ये सारे इसलिए इस चीज़ों से जान छुड़ा रहे हैं कि मैं आपको वो वाक़या भी बता दूं कि जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ तो उसको पकड़े जाने वाला शख्स ने कहा कि मैं मंसूरा में रहता हूं। इसी तरह गुलशन मेमार से पकड़े जाने वाले लोग भूले नहीं हैं। लियाकत बलोच साहब को चाहिए कि माजी को भूलकर आगे की तरफ बढ़ें, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसमें जमात इस्लामी को भी इसी तरह इन्वॉल्व किया है, बताया है उस खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक। तो भाई किसी को एलिगेट करके अगर आप सोचेंगे कि मामला हल हो जाएंगे, ऐसे नहीं। हम खुले दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माजी में जो कुछ भी आ उसे भूलकर सबको गले लगाए जाए, आगे बढ़े, और फिर जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, इंटरनल भी, दाखिली भी और खारजी भी, इससे निमटने के लिए यकीनी तौर पर सबको जो एक होना पड़ेगा। किसी पे इल्जामात लगाकर MQM को कॉर्नर कर दें, एक बड़ी जमात को कॉर्नर कर दें जिसने करोड़ों वोट लिए, उसके वोटर कराची, हैदराबाद, दीगर शहरों में मौजूद हैं। ये मुनासिब तरीका। हसन निसार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन निसार साहब, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फिर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आपके ख्याल से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को रोकने के लिए पार्टी की क़यादत क्या कर रही है? क्योंकि वो बार बार अपने आप को पार्टी का कारकुन कहते हैं, तो पार्टी की क़यादत उनको क्यों नहीं रोकती? और उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि पीपल्स अमन कमेटी जो है वो उसको कोई रोक नहीं सकता, जो उन्होंने बात कही है वो हम एग्जैक्टली दोहरा भी नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरह उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला को मुखातिब किया, फिर MQM के कायद को मुखातिब किया, और फिर उसके बाद उन्होंने बाबर अवान साहब को भी मुखातिब किया, तो उसको फिर किस तरह रोका जाए? फिर ये कौन से एलिमेंट है जो कि फिर अमन को रोके, अमन यानी कायम कर सकेगा कराची में? देखिए, मैं तो डे वन से मैं, हालांकि आपको अंदाज़ा होगा, मेरे व्यूअर्स को भी, मेरे लिसनर्स को भी, मेरे रीडर्स को भी, कि मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ पे बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब
वाले मामले में मैं डे वन से समझता हूँ कि ये एक बाकायदा डिज़ाइन के तहत एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक स्क्रिप्ट के मुताबिक ये मामला चल रहा है। इसका हदफ क्या है, या यूँ कह लीजिए कि इसके अहदाफ क्या हैं, उसके बारे में आई एम नॉट वेरी क्लियर, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। लेकिन जिस टाइप का और जिस गहराई का और जिस एज का रिलेशनशिप मिर्ज़ा साहब प्रेसिडेंट साहब के साथ रखते हैं, और दोनों के मिजाजों को अगर देखा जाए, प्रेसिडेंट जरदारी बुनियादी तौर पे एक ट्राइबल आदमी, और ट्राइबल आदमी बलोच है, वो एक ख़ास मिजाज होता है जैसे मैं शायद प्रॉपरली एक्सप्लेन न कर पाऊँ। इसी तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी जो एक कैरेक्टर है, इसमें डिसीट और धोखा दोस्तों के साथ, ये दिस नॉट ऑन। बात मुझे नहीं हज़म होती कि कभी आसिफ जरदारी अपने किसी दोस्त को लेट डाउन करेंगे, बल्कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि दोस्त नवाजी के सिलसिले में आसिफ जरदारी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और बहुत सारे मलबे उस आदमी पे ऐसे भी पड़ गए हैं जिनका शायद उसके साथ कोई इतना दूर पार का ताल्लुक़ ना हो। इसी तरह जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को मैं कभी मिला तो नहीं, उनके अंदाज़े गुफ्तगू, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बारे में जो मैंने सुना है, ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो कम से कम किसी दोस्त की पीठ में छुरा घोंपेगा या बिलो द बेल्ट हिट करेगा या धोखा देगा, चीट करेगा। नहीं, ये दोनों शख्सियात जो हैं ये अपने टाइप के अगेंस्ट इनके मामला चल रहा है, तो वो तो फिर या तो फिर ये बिल्कुल बैकेट वाला केस है, इफ़ यू हैव रेड दैट प्ले और इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी। वरना मुझे लगता है कि ये बहुत सोचा समझा, वेरी वेल डिज़ाइंड कोई इनका प्लान है, सही, जिस पे ये फेस्ड आउट एक प्लान है जिस पे ये अमल कर रहे हैं और विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। वरना ये तो टोटल थ्रेट है। आज उनका एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त था कि मैं इसको शहीद भुट्टो या रानी शहीद की पीपल्स पार्टी बनाऊंगा। भाई हुआ यू आर जस्ट वन ऑफ द फंक्शनरीज ऑफ द पार्टी। पार्टी का पार्टी चीफ तो आसिफ जरदारी हैं या उनका बरखुरदार है, तो आप कैसे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? तो मैं इसको डे वन से ही, मैं तो सच्ची बात है, इसको बड़े शक से देख रहा हूँ। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन निसार साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली आसिफ हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का रिपोर्टर्स डायरी के लिए वक्त निकालने का। कराची में अमन व अमान एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कराची के मसले का फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी हल निकालना ज़रूरी है। सियासी जमातें एक बार फिर मिल बैठने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत में आने के बाद कुछ उम्मीद हो चली है कि शायद कुछ हालात ऐसे बने कि कराची में अमन व अमान कायम हो सके। बहरहाल कराची में अमन की हम सब उम्मीद और दुआ ही कर सकते हैं। कुछ बात करते हैं सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों की क़ैद में मौजूद 7 पाकिस्तानियों की, जिनके अहल खाना उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़र और हुकूमत की खामोशी से बेजार नज़र आ रहे हैं। देखते हैं मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट। हीरा, सलवा, बख्ताबर और अब्दुल्ला और इन 4 बच्चों की मां नीलम मुज्तबा मानसैरा से मायूस होकर कराची आ गई। इस खानदान का कराची आने का बस एक ही मकसद है कि मुज्तबा, इस खानदान का वाहिद कफील, घर वापस आ जाए। मुज्तबा MV अलबेदो जहाज़ का चीफ ऑफिसर है। वो अपनी बच्चियों के बेहतर कल के लिए अपना आज गहरे पानियों की नज़र कर रहा था कि 26 नवंबर को सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों ने इस जहाज़ को यरग़माल बना दिया। एक माह बाद एक फ़ोन कॉल ने नीलम को ये खबर दी कि उसका शौहर सोमाली ज़ालिमों की कैद में है, और गुज़िश्ता 9 माह में मुज्तबा की वो आखिरी कॉल आज भी नीलम की आंखों में दुख बनकर झलकती है। जहाज़ अगवा होने के 1 महीने के बाद हमें पता चला कि सोमालिया में उनका जहाज़ अगवा हुआ है। वो भी मुज्तबा का फ़ोन आया था। बस मुझसे 1 मिनट ही बात हो सकी, और 1 मिनट बस यही बात हो सकी कि हमारा जहाज़ यहाँ इन लोगों ने खड़ा किया है
और बस हम यहाँ पे अब कैद हो गए हैं, बस इतनी बात हो गई। तो फिर फ़ोन बंद हो गए और अभी ये 9 महीने हो गए कि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मुश्तबा के यहाँ खुदा ने चाँद सा बेटा दिया, लेकिन उसकी किस्मत में तो आजकल आसमान का चाँद भी नहीं। सोमाली कज़ाकों के कैदियों की किस्मत में तो बस तारीकी बचती है, न रोशनी न उम्मीद। नहीं, किसी से नहीं। सबको हमने कांटेक्ट किया, दरख्वास्तें भेजी, ईमेल भेजे, लेकिन किसी ने हमें मतलब तावन नहीं किया। सुमारी हमें की थी। पापा याद आती है? जी, बहुत याद आती है। मैं यहाँ गवर्नर साहब से मिलने के लिए आई हूँ और पूरे पाकिस्तान और गवर्नर साहब हमारी मदद करें और पूरे पाकिस्तानी आवाम और जिन जिन लोगों ने वसी अंकल की मदद की है, इसी तरह हमारी भी मदद करें। कप्तान सलीम जावेद 40 साल के जहाज रानी के तजर्बे का इनाम, बेरुखी, अदम तवज्जही और बेचारगी। सोमाली कज़ाकों की कैद में MV अलबेदो जहाज़ के कप्तान सलीम जावेद की कैद पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसा तमाशाई जिसको हार जीत से कोई मतलब नहीं, बस वक़्त कटी का बहाना चाहिए। पूरी रात हम लोग जागते हैं, ख्याल आ जाता है तो नींद उड़ जाती है, फ़ोन की घंटी बजती है तो दिल दहल जाते हैं कि पता नहीं क्या ख़बर है क्या नहीं। किसी वक्त वो कुछ कह देते हैं, कभी फ़ोन करके मुझे कह देते हैं कि हमने मार, एक दफ़ा इन्होंने ये भी मुझे कहा कि जी वो तो हमने मार दिया हमको। कप्तान की अहलिया शहनाज जावेद दुखो अलम की तस्वीर बने, सब्र की चादर ओढ़े। गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन हर दर खटखटा चुकी है, लेकिन जवाब सिर्फ एक, और वो साफ जवाब। मेरी बेटियां दोनों बहुत अटैच्ड अपने बाप से, बहुत ज़्यादा। उनकी बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप एक बाप के साथ है, तो बहुत मेंटली अपसेट है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मुझे अपने दुख से ज़्यादा तकलीफ़ उनको देख के होती है कि उनका जो दुख है ना, वो उनकी उदास आँखें और उनकी जो परेशान चेहरे और हर वक्त वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। कैप्टन सलीम जावेद की अहलिया दर दर की खाक छान कर थक गई हैं और हिरा, सलवा और बख्तावर का स्कूल छूट गया तो नीलम माँ बाप से हज़ारों मील दूर चली आई। मकसद सिर्फ एक, सोमाली कज़ाकों से पाकिस्तानियों की रहाई। और अब आखिरी उम्मीद CPLC के चीफ अहमद चुनाए हैं। हिरा, सलवा, बख्तावर और मोहम्मद अब्दुल्ला, ये तमाम बच्चे अपने पापा को सोमाली कज़ाकों की कैद से छुड़ाने के लिए मानसेरा से कराची आए हैं। कौमी मफाहमत की सियासत करने वाले सियासतदानों से इन बच्चों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इन बच्चों की दुआ है कि कौमी मफाहमत इनके पापा को भी वतन वापस ले आए। मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट आपने देखी। इस बारे में एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं कि सोमाली क़ज़ाक़ों की कैद से इन 7 पाकिस्तानी को निकालने के लिए हुकूमत और NGOs क्या कर रही हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए रिपोर्टर्स डायरी।